नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 13 का भाग 2 पढ़ेंगे। अध्याय 13 का नाम है आपके आय प्रबंधन। इससे संबंधित हम पहले बचत, पारिवारिक आय के साधन कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम निवेश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बचत क्या होती है, जो पैसा आप क्या है आय और व्यय के बाद में जो शेष धनराशि आपके लिए बचती है उसे आप बचत कहते हो या सेविंग कहते हो। और निवेश क्या है, जो आपकी बचत है उसी को आप क्या करते हो, वृद्धि करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं पे उस बचे हुए धनराशि को क्या करते हो, निवेश करते हो, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो बचत निवेश को हम क्या है, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और बचत को हम सेविंग तो कहते ही हैं। तो इसी रूप में क्या है, बचत का ऐसा उपयोग जिसे बचत में क्या हो, हमारी वृद्धि हो, वही क्या कहलाता है, हमारे लिए निवेश कहलाता है। जैसे क्या है, हमने 10,000 रुपए की बचत की, इसी 10,000 रुपए को यदि हम क्या है घर पर रखते हैं तो इस 10,000 रुपए में कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। वही इस 10,000 रुपए को हमने हमारे बैंक में रख दिया या कहीं और हमने इसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया या निवेश कर दिया, तो इस 10,000 पर हमें क्या मिल सकती है, ब्याज मिल सकता है या हमारी बचत के अंदर वृद्धि भी हो जाएगी, जहां भी हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। देखिए, वित्तीय संस्थाएं होती हैं जहां पर हमारा पैसा हम क्या है रखते हैं या हमारी बचत को हम उसके अंदर रखते हैं, जिस पर हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो ये वित्तीय संस्थाएं क्या है, हमारे पैसे के निवेश करने के हमें कई लाभ देती है। जैसे क्या है, हमारा धन क्या सुरक्षित रहता है, या अगर हम हमारे घर पर पैसे रखते हैं तो पैसे चोरी होने का डर रहता है। जहां हम बैंक में या वित्तीय संस्थाओं में हम हमारा पैसा रखते हैं तो वहां हमारा धन सुरक्षित रहता है। हमारे धन पर हमें क्या मिलता है, ब्याज दिया जाता है, जिससे उसके धन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जब भी हमको धन की आवश्यकता होती है तो हम हमारा धन इन वित्तीय संस्थाओं से वापस ले सकते हैं, और अगर हमने इन वित्तीय संस्थाओं में हमारा पैसा निवेश भी किया है तो उस पर हमें क्या मिल जाता है, लोन या ऋण की सुविधाएं भी ये वित्तीय संस्थाएं हमें देती है। तो अब हमें क्या है, निवेश करने की बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम हमारा पैसा कहाँ, बैंक में रख सकते हैं, तो बैंक हमें क्या देता है, उस पर ब्याज देता है। तो बैंक के अंदर भी हम क्या है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम हमारा पैसा क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। या फिर हमने हमारा पैसा क्या है, डाकघर में निवेश कर दिया या पोस्ट ऑफिस में हमने हमारा पैसा निवेश कर दिया। हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं, भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड्स भी खरीद सकते हैं, या हमने हमारा पैसा किसमें रख दिया, आपके जीवन बीमा निगम में लगा दिया, LIC में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब हमें क्या है जरूरत है या हम हमारी क्या है इस आधार पर हमारी पॉलिसी हो जाती है तो हमें वह पैसा हमें ब्याज सहित मिल जाता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में हमारा पैसा डाल दिया, इन सब के बारे में हम क्या है आगे पढ़ने भी वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में हमने हमारा पैसा लगा दिया, निजी कंपनियों में हमने निवेशित अपने पैसे को कर दिया, या फिर हमने क्या है कोई भू संपत्ति खरीद ली या आभूषण हमने खरीद लिए, जिसके माध्यम से भी हम हमारी बचत को निवेश कर सकते हैं। देखिए, बैंक के अंदर क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वित्तीय संस्थाओं में हमारा धन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। बचत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उस पर हमें क्या मिलता रहता है, ब्याज मिलता रहता है। और जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से निकाल पाते। जमा हुए पैसे के आधार पर आपको क्या मिल रहा है, ऋण भी मिल रहा है। ये हो गई आपके बैंक की बात। अब बैंक में हमें क्या करना होता है, एक खाता खोलना होता है जिसे हम अकाउंट कहते हैं। तो इसको अकाउंट को खोलने के बाद ही हम हमारा पैसा इसके अंदर रख सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या है, इन बैंकों के द्वारा क्या है, एक विशेष आवेदन पत्र हमें दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमें क्या है, हम बचत खाता
खोल सकते हैं। तो इन आवेदन पत्रों पर क्या है, आपको अपनी जनरल इंफॉर्मेशन से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई होती है, जैसे आपका नाम लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है, आपका घर का पता, टेलीफोन नंबर आदि आदि इसके बारे में लिखा होता है। इसके अलावा आपकी क्या है, एक पासपोर्ट साइज की उस पर फोटो लगती है और उसके ऊपर आपको क्या है, हस्ताक्षर भी करने होते हैं। ये जो आवेदन पत्र है इसके अंदर क्या है, आपके इन परिचय के अलावा भी आपको क्या है, किसी जाने माने व्यक्ति द्वारा बैंक को क्या है, आपको यह बताना होता है कि यह व्यक्ति क्या है, उसका जानकार है या फिर यह ट्रस्टवर्दी व्यक्ति है, तभी बैंक क्या है, आपको खाता खोलने की इजाजत देता है। तो व्यक्ति ये जो है आपका जाना माना व्यक्ति, या तो आपके बैंक का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर बैंक का कर्मचारी हो सकता है, या कोई भी आपका जाना माना व्यक्ति जो उसके अंदर क्या है, आपके लिए गवाही दे सकता है कि यह व्यक्ति क्या है, मेरा जानकार है, और व्यक्ति क्या है, ईमानदार है, सच्चा है, और क्या है, इसकी वित्तीय स्थिरता का भी ये क्या देता है, आपको परिचय देता है कि यह व्यक्ति क्या है, उसकी वित्तीय स्थिरता भी है। इसके लिए आपको क्या है, उस व्यक्ति के द्वारा भी क्या करवानी होती है, उस आवेदन पत्र के अंदर उसके भी हस्ताक्षर करवाने होते हैं। जब आपके ये आप आवेदन पत्र भरते हो और आपका अकाउंट खुल जाता है, उसके बाद में क्या है, आपको बैंक एक चेक बुक देता है और पासबुक देता है। अभी जो चेक बुक है इसका प्रयोग आप किसके लिए कर सकते हो, आप बैंक से पैसा निकालने के लिए कर सकते हो। और इस पासबुक में क्या है, आपके बैंक से जो आपने लेन देन किया है या आपके जो जमा खाते का जो हिसाब किताब है उसकी प्रतिलिपि इस पासबुक के अंदर आपको मिल जाती है। आप क्या है, अपना सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हो, या फिर आप दो जने मिलकर भी आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो, जिसे हम संयुक्त खाता कहते हैं। इसके लिए भी क्या है, व्यक्ति बैंक खाते की वही सामान्य कार्यवाही करता है, जैसे हमने क्या है, हमारे लिए खाता खोला था तो हमने क्या किया था, उसके अंदर आवेदन पत्र भरा था और किसी एक व्यक्ति से अपनी पहचान दिलवाई थी। अब आपके जब भी खाता आप खोलते हो तो उसके अंदर क्या है, एक आपके नॉमिनी या नामजद व्यक्ति भी आपको उसके अंदर मांगा जाता है। यह नॉमिनी और नामजद व्यक्ति कौन होता है, यह व्यक्ति कौन है, आपके उत्तरदायित्व लेता है कि मेरे मरने के उपरांत मेरी जो भी जमा राशि है वह उस राशि का उत्तराधिकारी होगा। तो आप उस व्यक्ति को भी क्या करते हो, एक नॉमिनी के रूप में उसका नाम भी उस आवेदन पत्र में लिखते हो। तो यह खाता खोलने के समय ही आपसे लिखवाया जाता है। अब डाकघर क्या होता है, डाकघर पोस्ट ऑफिस में भी क्या है, आपको बैंक के समान ही आप क्या है, उसके अंदर अपना खाता खोल सकते हो। इसमें भी वही सुविधाएं हैं, यह क्या है, आपके बैंक जैसी आपको सुविधा देता है जब आप इसके खाता खोलते हो। जैसे आप अपनी धनराशि उसमें सुरक्षित रख सकते हो, आपको उस पर ब्याज मिलता है, आपको ऋण की सुविधा भी मिलती है। आप इसके अंदर क्या है, केवल 20 रुपए से या छोटी सी राशि के साथ में भी आप अपना खाता खोल सकते हो। यह राशि क्या है, आपके बैंक के आधार पर या फिर आपके जो डाकघर है उसके आधार पर क्या है, बदली भी जा सकती है। अब जो डाकघर द्वारा बहुत सारी क्या है, योजनाएं चलाई जाती है, तो उन योजनाओं पर भी क्या है, आपको आयकर नहीं देना होता है। तो इस रूप में आपको क्या है, ये टैक्स भी बचाती है। जैसे क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, इनके माध्यम से भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। या फिर डाकघर में भी बहुत और अन्य ऐसी योजनाएं, छोटी योजनाएं भी हैं जिसमें भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो और उसमें भी आपको आयकर से छूट मिल जाती है। डाकघर में आपके वही समान खाता खोलने की प्रक्रिया है जैसा आपने बैंक के अंदर खाता खोला था। अब आपकी बात आती है, ये भविष्य निधि क्या होती है। देखिए, हमारे वेतन से क्या है, प्रति माह क्या है, एक निश्चित धनराशि क्या है, बचत के रूप में हम क्या है, अपनी जमा करवाते रहते हैं। और वह धनराशि हमें कब मिलती है, हमारी सेवानिवृत्ति पे या हमारे रिटायरमेंट के दौरान हमको मिलती है। अब हम क्या है, जब नियमित वेतन भोगी है तो आपके क्या है, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या है, वृद्धावस्था को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, ये भविष्य निधि योजनाएं चलाई
गई थी, जिसके अंदर क्या है, सरकार आपको क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद में इन योजनाओं से आपको क्या है, पैसा आपको क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद में देती है कि वृद्धावस्था के बाद में आपका भविष्य क्या हो, आपका सुरक्षित हो। इसलिए ही इस योजना को या फिर आपके क्या है, भविष्य निधि नाम भी दिया गया। अब ये जो भविष्य निधि है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम क्या है, अनिवार्य रूप से प्रतिमाह कुछ ना कुछ रूप से क्या करें, अपना पैसा बचाएं, जो कि हमें क्या है, सेवानिवृत्ति के समय हमें ब्याज समेत हमें मिल जाता है। तो हमारे जो वेतन से हमारे जो अनिवार्य रूप से जो पैसा जमा होता रहता है, वह क्या है, कर्मचारी द्वारा क्या है, आपको एक साथ में आप उसमें जमा करवा देते हो और आपको एक साथ वह रकम आपकी सेवानिवृत्ति के बाद में मिल जाती है। जमा होने वाली जो राशि है, वह क्या है, आपके लिए खुद के लिए तो आपके प्रयोग आती ही है, साथ ही साथ में क्या है, यह धनराशि सरकार किस कार्य में लगा देती है, आपके देश के विकास के कार्यों में लगा देती है। इस प्रकार ये भविष्य निधि जो योजनाएं हैं, उसके लिए हमारे लिए दो हमारी लाभ हो जाते हैं, या हमारे दोहरे उद्देश्य इसके हो जाते हैं, जिनकी ये पूर्ति करती है। पहला, हमारी वृद्धावस्था में हमारा पैसा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, तो हमें क्या है, इकट्ठी एक रकम मिल जाती है। दूसरा, जो पैसा हम देश में या सरकार को हम जो दे रहे हैं, वह पैसा सरकार किस में लगा रही है, हमारे देश के विकास कार्यों में हमारी लगाती है, जिससे हमारा पैसा क्या है, इन कार्यों में मदद करता है। देखिए, भविष्य निधि जो योजनाएं हैं, उनके मुख्य गुण इस प्रकार है कि प्रत्येक माह क्या होता है, कर्मचारी के वेतन से कुछ निश्चित धनराशि क्या होती है, इस योजना में जमा होती जाती है, और यह भविष्य निधि योजना के लिए कर्मचारी का सहयोग होता है। इस जमा राशि पर हमें क्या मिलता है, ब्याज भी मिलता है, और ये जो ब्याज जो हमें मिलता है, या हमने जो धनराशि जमा की है, वह क्या होती है, इनकम टैक्स से मुक्त होती है, इस पर हमें कोई टैक्स देना नहीं होता है। और इसी धनराशि पर हम क्या कर सकते हैं, जो धनराशि हमने जमा की है, उस पर हमें जरूरत पड़ने पर हम क्या ले सकते हैं, ऋण या लोन भी ले सकते हैं। अब ये जो भविष्य निधि योजनाएं हैं, ये दो प्रकार की है, एक तो है आपके जीपीएफ और एक है आपके पीपीएफ। तो जीपीएफ आपके क्या है, सामान्य भविष्य निधि योजना है, वहीं आपके पीपीएफ क्या है, आपके लोक भविष्य निधि योजना है। देखिए, आपके जीपीएफ क्या होता है, इसमें वो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिससे प्रतिमाह आपका पैसा क्या हो रहा है, एक खाता आपका बना दिया है, जीपीएफ अकाउंट बना दिया है, उसके अंदर वह पैसा आपका नियमित जमा होता जा रहा है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात आपको क्या है, आपने जो पैसा जमा किया है वह आपको मिल सकता है। तो ये इसकी एक निश्चित धनराशि होती है, लेकिन इस धनराशि को क्या है, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के अनुसार बढ़वा भी सकता है, कि आप मेरी धनराशि क्या है, बढ़ाकर काट लो, मेरी मासिक जो मुझे आय मिल रही है, जितनी सैलरी मिल रही है, उसमें से मेरी धनराशि इतनी जीपीएफ अकाउंट में आप काट लेना। तो इस रूप में क्या है, वेतनभोगी कर्मचारियों को जो भी धनराशि आप उसके अंदर अपनी क्या है, स्वेच्छा से जमा करवाते हो, और इसे बढ़वा भी सकते हो। इसके साथ ही हमें सेवानिवृत्ति के बाद में वही बात है, आपके एक साथ में आपको एक पूरी रकम मिल जाती है। और यदि कर्मचारी की अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व अगर उसको धनराशि यह चाहिए, तो उस धनराशि पर वह क्या है, जैसे उसको पहले क्या है, आपके बेटी की शादी है, या परिवार में किसी की शादी है, या हमें घर का मकान बनाना है, या हमें कोई अपना दीर्घकालीन जो लक्ष्य उसको पूरा करना है, तो उसके आधार पर इस निधि पर आप क्या कर सकते हो, ऋण ले सकते हो, और यह आसान किश्तों में आपसे वापस भी ली जा सकती है, जिसे आप मासिक क्या है, आसान किश्तों में उसे जमा कर पाओगे। अब यही बात आपके क्या है, लोक भविष्य निधि क्या है, सामान्य जन के लिए क्या है, जो कोई स्वरोजगार है, तो वह क्या करता है, बैंक में जाके अपने लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेता है, और पीपीएफ अकाउंट में आपके हर महीने क्या है, आप अपनी बचत का कुछ हिस्सा उसके अंदर डालते चले जाते हो। तो जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डाकघर में क्या है, खाता खुलवाकर अपने एक साथ
जो भी आपका पैसा है उसे आप किश्तों में जमा करवा सकते हो। तो यानी कि आपके मंथली आप इसके अंदर पैसा अपना जमा करवा रहे हो। और इसके अंदर क्या है, आपको 5 वर्ष की अवधि के पश्चात ही आपकी जो जमा राशि है, यानी कि जो भी निवेशक है उसको क्या है 5 वर्ष के पश्चात ही वह अपनी धनराशि में से कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पैसे का ले सकता है। तो यह निवेश जो योजना है यह भी आयकर मुक्त है। साथ ही साथ में इसमें वही आपके क्या है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऋण ले पा रहे हो। तो आपके जो जीपीएफ अकाउंट यानी कि आपके जो सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि है, इन दोनों में अंतर यह है कि आप उसके अंदर क्या है सरकारी कर्मचारी हो तो आप उसके अंदर अपना पैसा जमा करवा पा रहे हो। वही पीपीएफ अकाउंट में क्या है, आपका क्या है स्वरोजगार है, या आप अपनी इच्छा से बैंक में जाकर उसका खाता खुलवा सकते हो और एक उसके अंदर आप अपने पैसा जमा करवा सकते हो। अब कुछ आपके बीमा पॉलिसी है जिसमें भी हम क्या कर पाते हैं, निवेश कर पाते हैं कि हमें क्या है कभी दुर्घटना हो गई, आपातकालीन स्थिति हमारे लिए हो गई है जिसके कारण क्या है हमें कुछ हानि हुई है। तो इन हानियों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, बीमा पॉलिसी में अपना पैसा जमा करते हैं। इन बीमा पॉलिसी में आपको क्या है महीने के महीने वही प्रीमियम भरना पड़ता है या साल का प्रीमियम एक साथ में भरना होता है। और बीमा पॉलिसी के साथ में हम क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। यह विभिन्न विभिन्न जो भी पॉलिसीज हैं उनके आधार पर वह क्या है कंपनी आपकी बीमा का समझौता करते हैं। तो आपको क्या है एक निश्चित रकम क्या है प्रति माह, या आपको क्या है या तो प्रति माह जमा करानी होती है या सालाना उसके आप एक साथ में भी जमा करा सकते हो। यह क्या है बीमा पॉलिसी पर निर्भर करती है। ये जो पैसा आप जमा कर रहे हो या भुगतान कर रहे हो उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रीमियम धनराशि कह रहे हैं। और इसके बदले में बीमा कंपनी आपको क्या दे रही है, जो भी नुकसान आपको होता है उसकी पूरी भरपाई कौन करती है, यह बीमा पॉलिसीज करती है। अब ये जो बीमा है ये कैसा हो सकता है, एक तो आपके लिए जनरल इंश्योरेंस या सामान्य आपके लिए बीमा हो सकता है, या फिर हमारे लिए क्या हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस या फिर जीवन बीमा हमारे लिए हो सकता है। देखिए जो सामान्य बीमा है यह क्या है, जैसे चोरी है, बाढ़ है, या फिर आपके कहीं आग लग गई है, सूखा लग गया है, उस आदि आदि से संबंधित का आपको क्या है आप बीमा करा सकते हो। आप खुद का बीमा भी करवा सकते हो या अपनी किसी सामग्री का बीमा भी करवा सकते हो। तो इस रूप में आपको जो नुकसान का पूरा हर्जाना है वो कौन देती है, वह बीमा पॉलिसीज देती है। इसमें ज्यादातर जो है आपके जो भी आपके प्रीमियम राशि देनी होती है वह 1 वर्ष के लिए देनी होती है, यानी कि आपके जो बीमा है आपके लिए 1 वर्ष के लिए आपके होता है अधिकतर बीमा पॉलिसीज में। इसमें बीमित जो भी व्यक्ति है उसको क्या है निश्चित अवधि या अंतराल पर आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है। प्रीमियम की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जो पॉलिसी ली है वह धनराशि कितने की ली है। जैसे आपने 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितने रुपए तक की आप धनराशि का बीमा ले रहे हो उस पर यह प्रीमियम की आपके प्रीमियम की धनराशि निर्भर करेगी। और साथ ही साथ आपने कितनी अवधि के लिए भी लिया है इस पर भी आपका प्रीमियम निर्भर करता है। जो भी बीमित व्यक्ति है यदि किसी दुर्घटनावश उसको कोई हानि हो रही है तो पूरा का पूरा आपके ये पैसा कौन देता है, आपके जो भी बीमा कंपनी है उसे उस हानि का हर्जाना भुगतना पड़ता है। जो हानि हुई है उसका वास्तविक मूल्य बीमा पॉलिसी की राशि जो भी कम होती है वह चुकाया जाता है। तो जितना भी आपके वास्तविक मूल्य है उसके आधार पर बीमा पॉलिसी निर्भर करती है कि उसे आपको कितना बीमा उसका देना है और आपने कितना प्रीमियम उसका भरा है और आपने कितने रुपए का आपने बीमा लिया था, उसके आधार पर आपको क्या है बीमा पॉलिसीज आपको पैसा चुकाती है। इस पॉलिसी में कुछ लाभ हैं, जैसे क्या है यह एक सरल और अनिवार्य रूप से बचत का एक तरीका हो सकता है। यदि किसी हानि या दुर्घटना की संभावना है तो उसके प्रति भी हमें क्या दे रही है, यह सुरक्षा हमें प्रदान कर रही है। वहीं जीवन बीमा पॉलिसीज क्या कर रही है, यह भी एक प्रकार का प्रतिबंध है जो निश्चित अवधि के अंतराल में प्रीमियम हमें वही
प्रीमियम हमें देना होता है। जैसा हम सामान्य बीमा पॉलिसी में प्रीमियम दे रहे हैं, ऐसे ही हमें जीवन बीमा पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस में भी हमें प्रीमियम देना हो रहा है। यह पॉलिसी भी हमें क्या है, कुल धनराशि और हमने कितने समय के लिए हमारा बीमा करवाया है उस पर निर्भर करती है। एक अवधि समाप्त होने के पश्चात जो भी बचत की राशि है वह आपको ब्याज के साथ में लौटा दी जाती है। या फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस किस प्रकार का ले रखा है इस पर भी आपको निर्भर करेगा धनराशि प्राप्त करने के लिए। जीवन बीमा पॉलिसीज क्या है, आपके मृत्यु के पश्चात भी आपको क्या है, जो भी आपके नॉमिनी है या उत्तराधिकारी है उसको वह पैसा भर दिया जाता है। या कुछ जीवन बीमा पॉलिसीज ऐसी होती है जिसे आपको मरने से पूर्व भी आपके, या आपने पॉलिसी किस प्रकार की ले रखी है इस पर निर्भर करेगा कि आपको वह पैसा कब और कैसे मिलने वाला है। पॉलिसी की जो रकम है वह क्या है, आपके नामजद व्यक्ति को दे दी जाती है, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। यह जो नामजद व्यक्ति है या नॉमिनी जो व्यक्ति है वह क्या कहलाता है, उसके अंदर लाभ भोगी व्यक्ति कहलाता है। जीवन बीमा के क्या क्या लाभ है, पहली बात यह आपके लिए एक सुरक्षित निवेश है, आपको आर्थिक सुरक्षा देता है और मृत्यु या दुर्घटना के बाद में आपके परिवार को क्या है, आर्थिक रूप से उसको क्या है, एक सुरक्षा मिल रही है। प्रीमियम में दी गई राशि भी आयकर के छूट पर आपको मिलती है कि आप जो पैसा दे रहे हो वह उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह भी क्या है, अनिवार्य बचत करने का एक तरीका है। और बीमा कंपनी की पॉलिसी से जमा की गई धनराशि के आधार पर आपको उस पर भी क्या मिल जाता है, ऋण की सुविधा मिल जाती है। अब क्या है, आपके हमने देखा कि आपके कुछ शेयर मार्केट में आप पैसा दे रहे हो, या फिर आपने क्या है, ये निवेश राशि आपने बीमा पॉलिसीज में या पीपीएफ में जमा करवा दी है, आप अपना सेविंग को जमा कर रहे हो या निवेशित कर रहे हो। अब कुछ आपके क्या है, यूनिट्स भी आप खरीद सकते हो। ये यूनिट्स हमें कौन देता है, ये भारतीय यूनिट ट्रस्ट है, जिससे हम क्या है, यूनिट्स खरीद सकते हैं। जिस रूप में हम क्या है, शेयर खरीदते हैं, वैसे ही हम क्या है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट से यूनिट्स खरीद सकते हैं। इसलिए प्रत्येक यूनिट का क्या होता है, एक मूल्य होता है। जैसे क्या है, अगर इसका मूल्य 10 रुपए है तो आपको उसके अंदर ये क्या है, आपको कुछ यूनिट्स की क्या है, आपको नंबर्स दे देते हैं, इतने यूनिट्स ही आप खरीद पाते हो। तो जैसे आपने प्रत्येक यूनिट का खरीद मूल्य 10 रुपए है तो कम से कम 100 यूनिट आप एक बार में खरीद सकते हो। प्रत्येक वर्ष क्या है कि यूटीआई जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट है, प्रत्येक वर्ष जून के महीने में क्या करती है, लाभ के कुछ अंश के डिविडेंड के रूप में यूनिट धारकों को देती है। जिन यूनिट्स को आप खरीदते हो उन यूनिट्स पे आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड अर्थात आपको उसका लाभ मिलता है। अब यूनिट में जो निवेश करने पर आपको क्या क्या है, पहली बात ये आपको नियमित ब्याज देती है जितने यूनिट्स आपने इस पर खरीदी है। जितना निवेश आपने किया है उस पर टोटली आपको इनकम टैक्स से छूट मिलती है। जो डिविडेंड के रूप में आपको जो भी धनराशि ले रहे हो उस पर क्या है, आपके जो भी आपको जो लाभ भी मिल रहा है उस यूनिट पर, तो भी आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब धन की आवश्यकता हो तो आपको इसके यूनिट्स के बदले में कुछ प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और उन प्रमाण पत्रों को देकर क्या है, उन यूनिट्स को आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। और बेचने के बाद में क्या है, आपको लगे कि बाद में आपको उसको पुनः खरीदना है, तो इस प्रकार की योजनाएं भी आपको ये यूटीआई देता है कि आपने बेच दिया और उसको आप पुनः बाद में खरीदना चाहो तो आप खरीद भी सकते हो। या फिर ये पूरे के पूरे जो यूनिट्स हैं आप किसी और व्यक्ति को क्या है, आप स्थानांतरित भी कर सकते हो, जिसके माध्यम से भी आपको क्या है, पैसा मिल जाता है। यह पूर्ण रूप से क्या होता है, एक सुरक्षित निवेश है और इसके अंदर क्या है, समय समय पर सरकार द्वारा नीतियों के अनुसार इसके अंदर आपके छूट भी मिल रही है और उसके नीतियों में बदलाव भी होता रहता है। अब क्या है, आपके हम शेयर खरीदते हैं, ये शेयर जैसे यूनिट्स तो हम क्या है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट से हम क्या है, कुछ यूनिट्स खरीद रहे हैं और उन यूनिट्स पे हमें क्या मिल रहा है, डिविडेंड या हमें लाभ मिलता है। अब ये जो शेयर है, ये शेयर क्या है, हम निजी कंपनियों के या आपके कुछ कंपनियों के क्या है, आप उनके
विकास के लिए उनके शेयर्स को खरीदते हो और उन शेयर्स को खरीदकर आप क्या करते हो अपने लिए, उसके अंदर जो आपने शेयर खरीदे हैं आप उसमें क्या है उस कंपनी में अपनी भागीदारी देते हो। ये निजी कंपनियां क्या है शेयर्स अपने क्यों बेचती हैं, ताकि उनका स्वयं का विकास भी हो। तो उसके आधार पर ये धनराशि क्या करती है, उसके लिए धनराशि अर्जित करती है, जिस और धनराशि अर्जित करने के लिए इन शेयरों को वह जनता को बेच देती है। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप उस कंपनी में साझेदार हो गए हो, जितने शेयर आपने उस कंपनी के खरीदे हैं, यानी कि आप उसके आंशिक साझेदार कहलाते हो। तो साझेदार होने के कारण जो भी कंपनी के अंदर अगर लाभ हो रहा है तो वह भी आपका हो रहा है, और अगर हानि हो रही है या घाटा हो रहा है तो वह भी आपका हो रहा है। तो अर्थात आप उसके लाभ और घाटे दोनों के ही हिस्सेदार इसके अंदर बन जाते हो। तो शेयर खरीदते समय क्या होना चाहिए, हमें उस कंपनी के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, वरना नहीं तो हम गलत शेयर के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट अपना पैसा कर देंगे और हमें उसके लिए हानि भी भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए शेयर खरीदते समय हमें क्या है बहुत कुशलता से यह कार्य करना होता है। इस तरह की धनराशि से आप इस तरह की जो धनराशि है उसको अगर आप निवेशित करते हो तो उससे आपको एक साथ बड़ा लाभ भी हो सकता है और एक साथ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इससे बहुत बड़ा शीघ्र लाभ होने की संभावना भी है। तो आपके हमने देख लिया, यूनिट्स देख ली और शेयर देख ली। अब हम देख लेते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको तीनों के अंदर आपको अंतर बता दूंगी। तो ये जो डिबेंचर्स है ये क्या है, बॉन्ड कहे जाते हैं, जिसे हम कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमने उस कंपनी में को अपना पैसा क्या दे रखा है, ऋण के रूप में आपने दे रखा है। तो जिस भी कंपनी के आप डिबेंचर्स खरीद रहे हो तो वो डिबेंचर का अर्थ ये है कि आप उस कंपनी को क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो या फिर ऋण दे रहे हो। तो अब ये जो ऋण आप दे रहे हो उस पर आपको मूल धनराशि तो कंपनी चुकाती ही है, साथ में उस पर आपको क्या है ब्याज भी देती है। तो आपके निश्चित अवधि के अंतराल पर क्या है आपको नियमित रूप से ब्याज देती रहती है। यदि हम इस प्रकार के निवेश की तुलना शेयर से करें तो डिबेंचर में निवेश करना अधिक सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि आपके डिबेंचर पर आपको अपना स्वयं का पैसे के साथ साथ में और क्या मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है। तो चाहे कंपनी इसके अंदर लाभ में हो चाहे घाटे में हो, आपको अपना ब्याज क्या है नियमित रूप से मिलता रहेगा। तो देखिए यूटीआई जो यूनिट्स हैं वह तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से कुछ यूनिट्स आपको बेची जाती हैं जिसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। शेयर में आपके क्या है, कंपनियां हैं जिनके शेयर के आप क्या खरीद कर उसके अंदर क्या है अपनी भागीदारी दे रहे हो। वही डिबेंचर्स में क्या है, आप जिस भी कंपनी को पैसा दे रहे हो वह किस रूप में दे रहे हो, ऋण के रूप में दे रहे हो, और उस ऋण पर आपको क्या दिया दे रही है, आपको वह कंपनी ब्याज दे रही है। देखिए अब क्या है, आप अपनी पैसे को किस में निवेश कर सकते हो, भू संपत्ति या आभूषण में भी निवेश कर सकते हो। जैसे भू संपत्ति का मतलब क्या है, हम कोई घर खरीद लें या कोई जमीन या लैंड खरीद ले तो उस रूप में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो, या आभूषण सोना चांदी आदि में भी आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। तो दोनों में ही क्या है, आप उनकी जब खरीदारी करते हो तो इनके आपको बढ़े हुए जो भी दाम है वह आपको मिल जाते हैं, और आवश्यकता होने पर आप इन्हें बेच कर क्या कर सकते हो, लाभ अर्जित कर सकते हो। इनमें निवेश करने में कठिनाई ये होती कि हो सकता है कि कभी हमें क्या है अपनी भू संपत्ति को बेचना है और उससे हमें क्या है तुरंत पैसा चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इन्हें बेचने जाएं तो हमें क्या है तुरंत ही खरीदार ना मिले। इसमें क्या है, जब भी हम बेचने जाएं तो हमें कोई भी खरीदार जल्दी में ना मिले तो हमें क्या है उस समय हम हमारे पैसे को उसके अंदर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर बाद में हमें जब वह अच्छा खरीदार मिल जाता है तो हम उसे बेच देते
है। इसी रूप में क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, आभूषण की जब भी हम बेचते हैं और हमें पैसा लेना होता है तो उस पर क्या होता है, उन आभूषणों पे हमें कांटा या बट्टा उस पे लग जाता है, जो कि क्या है, हमारे को घाटा भी उस समय उठाना पड़ सकता है। तो पैसे की आवश्यकता पड़ने पर जो भू संपत्ति या आभूषण को क्या है, उस समय हम गिरवी रखकर भी पैसा ले सकते हैं, और भू संपत्ति में क्या है, हमारा पैसा बढ़ता ही है। निवेश का चुनाव करने के भी कुछ कारक हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम भी हमारा पैसा क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे क्या है, बैंक के अंदर जो भी हम पैसा जमा कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, आपके काफी निवेश योजनाएं हैं, तो उन निवेश योजनाओं में क्या है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैसा उसके अंदर क्या है, कभी घाटे में तो नहीं जा रहा है। जैसे मार्केट पॉलिसीज कुछ हो सकती हैं, या फिर हम अलग अलग आय के व्यक्तियों के लिए भी हमारे लिए निवेश अलग अलग हो सकता है, तो उसके आधार पर हमें ध्यान रखना है कि हम निवेश कहाँ पर करें। दूसरी बात क्या है, हम जो भी अपनी बचत कर रहे हैं तो उसकी हमें ध्यान रख लेना है कि हमारी बचत की क्षमता कितनी है, कहीं इसका प्रभाव हमारे क्या है, घर परिवार पर, या फिर हमें जो जरूरत की जो हमारी जरूरत की जो चीजें हैं उनको हम कम कर कर हम ज्यादा बचत कर रहे हैं, तो आपकी बचत की क्षमता आप देख लो। फिर निवेश कितना सुरक्षित है कि कितना नहीं है, यह भी आप ध्यान रखो। ब्याज की आपकी क्या है, उच्च दर भी हो सकती है, या फिर आपके क्या है, आपको जो भी धन है वह क्या है, आपको जब जरूरत हो तो आपको मिल जाए, यानी कि धन की आपकी क्या हो, तरलता हो, यानी कि आपको वापसी भी आपको सरलता से मिल जाए। अन्य लाभ आपके क्या क्या मिल रहे हैं आपको निवेश से, आपकी क्रय शक्ति कितनी, आप कितने क्या चीज खरीद सकते हो, या निवेश आपके लिए कितना सुविधाजनक स्थान पर है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए देख लेते हैं कि निवेश के कौन कौन से कारक हैं, उनको हम अब आगे और पढ़ लेते हैं। आपकी बचत की क्षमता, जैसे हम यदि थोड़ी थोड़ी बचत कर पाते हैं तो हमें ऐसी ही योजना में हमें पैसा अपना डालना चाहिए जहां पर क्या है, हमें बहुत अधिक रकम ना चुकानी पड़ रही हो, तो हमें हमारी बचत की क्षमता के अनुसार ही हमें अपना पैसा जमा करवाना है। निवेश की सुरक्षा, हमारा जो बचत है वह हमें आसान नहीं होती है और हम बड़े परिश्रम से ये पैसा इकट्ठा करते हैं, तो हम जब भी हमारी धनराशि जरूरत, हमारी जो धनराशि उसको जमा कर रहे हैं, तो हमें यह हमेशा से ही ध्यान रखना चाहिए कि वह क्या हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। और जब भी आप उसका निवेश कर रहे हो तो आपको क्या है, उसका लिखित प्रमाण पत्र भी लेना चाहिए, यह भी आपके लिए सुविधाजनक होगा। जब आप अपने निवेश को कर रहे हो तो आपके लिए सुरक्षा भी आपको देगा। ऐसी योजनाएं होती है जिनमें बाजार के उतार चढ़ाव होते हैं, जिन पर हमें ब्याज नहीं दे पाती है, और इस योजनाओं से हमें क्या है, हमें इनसे बचना चाहिए, जहां पर हमारा पैसा क्या है, अटक जाए या फंस जाए, तो ऐसी जगह हमें निवेश नहीं करना चाहिए। बचत की क्या हो सकती है, आपको ब्याज की क्या है, उच्च दर मिल सकती है। जो आपकी ब्याज की दर जब आपकी बढ़ जाती है तो आप जो पैसा किसी संस्था में लगा रहे हो वह क्या है, आपको लंबी अवधि के लिए लगाना चाहिए। आपको जब लंबी अवधि के लिए आप जो पैसा लगा रहे हो तो उसकी प्रीमियम राशि भी कम आ रही है, और आपकी क्या है, ब्याज की दर भी आपको ज्यादा मिल जाती है। तो आपको ब्याज की दर जहां पर ज्यादा मिल रही है वहां पर आप निवेशित कर सकते हो। साथ ही आप क्या है, अलग अलग संस्थाओं में भी अलग अलग अवधि के लिए अपना अलग अलग धन निवेश कर सकते हो, वह भी अलग अलग आपको क्या है, ब्याज देती है, तो उस आधार पर आपको ब्याज के आधार पर आपकी धनराशि बढ़ जाएगी। ऐसी संस्थाएं जो तुरंत पैसा चाहती हैं उनकी ब्याज की ऊंची दरें भी रखती हैं, तो उनमें भी आप अपना पैसा लगा सकते हो। पैसा लगाने से पहले हमको संस्था की क्या जांच कर लेनी चाहिए, पहले ही ध्यान देख लेना चाहिए कि वह कितनी विश्वसनीय है या नहीं है। आपके जो आप निवेश कर रहे हो तो इसको आवश्यक रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पैसे की तरलता हो। तरलता से अर्थ यह है कि आपको जो धन है आपको वापस बहुत सरलता से मिल जाए, तो सरलता से जो धन की जो वापसी देती हो उनके अंदर ही आपको निवेश करना चाहिए। कभी कभी हमें गृहस्थी के अंदर ऐसा होता है कि हमें तुरंत ही पैसे की आवश्यकता हो जाती है, तो इन पैसे को हम आसानी से वापस भी हमें
अचानक फिर हो सकता है हमने जो जमा किया है वह अचानक हमें उसकी जरूरत हो जाए, तो तरलता से हम अपनी निवेश की हुई जो बचत की राशि है उसे हम क्या है समय पर आसानी से निकाल पाते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां निश्चित अवधि से पहले ही हम क्या है हमारा पैसा नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें ये पहले जब भी हम निवेश कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि ये पैसा हमें क्या है कब और कैसे मिल सकता है। अपनी पूरी बचत हम यदि इन निवेश योजनाओं में कर देंगे तो हमें क्या है जब जरूरत है तो उस समय क्या है हमें बहुत पैसे की कठिनाई भी हो सकती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमें ये पैसा हो सकता है ना मिले। तो हमें निवेश करने से पहले ये देख लें कि हमारा पैसा कितना हमें आसानी से पुनः वापस मिल जाएगा। अन्य लाभ कैसे हैं आपके, जैसे ब्याज की जो उच्च दरों की है उनमें कुछ ऐसे लाभ भी देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिविडेंड आपको क्या है लाभांश दे रहा है, या फिर आपको क्या है आयकर में छूट दे रहा है। तो इस तरह की संस्थाओं में भी आप अपना पैसा निवेश कर दे सकते हो। वह क्या होता है सुरक्षित होता है, जिसमें आपके लाभ का प्रतिशत ज्यादा है, या फिर आपको आयकर में भी जो छूट मिल रही है उसके भी आपको फायदे मिल सकते हैं। आपकी क्रय शक्ति, निवेश की अवधि समाप्त होने पर धन की वृद्धि की कीमत उस समय बढ़ गई बढ़ी हुई मांग की कीमतों के बराबर या दुगनी होनी चाहिए। कि जब भी हम हमारा पैसा निवेश कर रहे हैं तो हम ये देखें कि आज से 10 साल 12 साल 15 साल या 5 साल कितने बाद में हमें वह धनराशि मिल रही है, तो उस समय उसकी क्रय शक्ति क्या होने वाली है, तो उसके आधार पर भी आपको क्या है अपना पैसा निवेश करना चाहिए। जैसे कह रहा है कि उस समय की मांग के अनुसार आपके क्या है कीमत आपके या तो बराबर हो या फिर क्या है आपके दुगनी हो, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई तो बढ़ने ही वाली है। निवेश का क्या है आपके ये भी ध्यान रखो कि आप वह सुविधाजनक और आसान हो आपके लिए, क्योंकि निवेश करने के दौरान आपको क्या है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उस समय करनी होती है। तो आपको क्या है उस निवेश के दौरान जो आप लिखा पढ़ी जो कर रहे हो उसके लिए आपको कभी कभी क्या है संस्था जहां पर भी आप निवेश कर रहे हो उसके अंदर संस्था में आपको जाना पड़ सकता है। तो आपके लिए वह स्थान क्या होना चाहिए सुविधाजनक होना चाहिए, ताकि आपके क्या है बहुत अधिक समय और ऊर्जा आपके ना खराब हो। तो हमें यह क्या है ध्यान रख लेना चाहिए कि कहाँ पर हम निवेश कर रहे हैं। अब जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये वित्तीय संस्थाएं क्या है हमें कुछ कुछ और लाभ भी देती है, जैसे ये क्रेडिट कार्ड देती है, डेबिट कार्ड देती है, एटीएम कार्ड देती हैं, हमें ऋण देती हैं, ई बैंकिंग की सुविधाएं देती है। देखिए ये क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, हम क्या है हमारा कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो खरीदने के लिए हम क्या है बैंक उसके लिए हमारे लिए पहले पैसा दे देती है और हम उसका पैसा बाद में चुकाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के रूप में क्या है ये बैंक उपभोक्ताओं को क्या दे रही है क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है, जिसमें आप जो भी उत्पाद या सेवाएं खरीद रहे हो वह आप क्या है उस कार्ड के द्वारा आप उसके अंदर पेमेंट कर देते हो। इससे हम क्या है प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। इसे प्लास्टिक मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है आपके ये जो कार्ड है प्लास्टिक का बना होता है, तो इसलिए है इससे हम क्या कहते हैं प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें क्या है जेब के अंदर रुपया पैसा रखने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस आपने कार्ड दिया और आपका पेमेंट हो जाता है। अब जो आप क्रेडिट कार्ड से जो भी आप खरीदारी कर रहे हो वो उसके लिए क्या होता है एक सीमा निर्धारित होती है, इस सीमा के अंदर आपको क्या है वह पैसा बैंक को वापस लौटाना होता है। अब जो आप ये अग्रिम धनराशि आपको बैंक दे रहा है, आपने अगर यह पैसा क्या है समय पर नहीं लौटाया तो वह आपसे अधिक ब्याज दर पर भी वह पैसा आपसे बैंक ले सकता है। ये जो आप क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है उससे आप उसके लिए आपको क्या है ये एटीएम मशीन के माध्यम से भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। एटीएम मशीन को ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। अब जब भी एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक इन एटीएम से पैसा निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड पर आपसे क्या है अधिक ब्याज ले सकती है। महीने के अंत में जब भी आप इसके अंदर आपको पैसा आपको देना है तो उसके लिए बैंक आपको पहले से ही क्या है प्रयुक्त जो भी आपने राशि ली है उसका ब्यौरा आपको देती है कि आपको कितना उस पर भुगतान
करना है। तो कभी कभी ये आपको पूरी रकम आप इसका भुगतान नहीं करते हो या फिर भुगतान आपने लेट किया है, तो वही आपके क्रेडिट कार्ड से आपको अतिरिक्त ब्याज या बहुत ऊंची दर पर भी आपसे ब्याज बैंक द्वारा लिया जा रहा होता है। तो सावधानी पूर्वक ही आपको इन क्रेडिट कार्ड से क्या है, आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है। ये डेबिट कार्ड्स क्या है, हमारे खाते में हमारा पैसा पड़ा है तो उसके लिए बैंक आपको एक कार्ड की सुविधा देता है। इस कार्ड के माध्यम से क्या है, आप अपना जो भी वस्तु खरीद रहे हो उसको आप उसके पैसे की लेन देन कर सकते हो। तो इस कार्ड के द्वारा जो भी आप भुगतान कर रहे हो उसके लिए आपके खाते से ही आपका पैसा कट जाता है। तो यानी कि आपका जो पैसा बैंक के खाते में रखा है उसी से आप भुगतान कर रहे हो। तो इस प्रकार आपको बैंक से अग्रिम राशि लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके आधार उसके स्थान पर क्या कर रहे हो, आप अपना पैसा ही दे रहे हो। परंतु क्रेडिट कार्ड में क्या है, आप बैंक से अग्रिम राशि लेते हो कि इसका पैसा का भुगतान बैंक कर देता है और निश्चित समय के बाद में उसका भुगतान आप बैंक को कर देते हो। डेबिट कार्ड का प्रयोग हम किसी भी एटीएम मशीन से कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से जब भी हम पैसा निकालते हैं तो उस पर क्या है, आपके बैंक क्या है, आपके ब्याज नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि आप अपने ही बैंक से क्या कर रहे हो, अपना पैसा निकाल रहे हो। यानी कि आप अपने बैंक से, अपने ही खाते से क्या कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो। परंतु क्रेडिट कार्ड से आप अगर एटीएम मशीन से पैसा निकालते हो तो उस पर आपके क्या है, बैंक आपसे ब्याज ले सकती है। तो अभी जो एटीएम की जो सुविधाएं हैं यह क्या है, आपको विभिन्न विभिन्न स्थानों पर मिल जाएगी, जो क्या है 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल होते हैं। यानी कि 24 घंटे ये सेवा आपको देते हैं और उसके अंदर से आप पैसा अपना निकाल सकते हो। एटीएम आपको कई स्थानों पर, जैसे बैंक के बाहर, बाजार में या फिर कॉलोनी, स्टेशन, बस अड्डे आदि पर आपको मिल ही जाते हैं। तो आपके ये जो एटीएम की सुविधाएं आपको 24 घंटे उपलब्ध हो रही है, चाहे बैंक खुला है या नहीं है। क्रेडिट कार्ड्स पे निकालने पर मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या है, ब्याज दर देनी होती है और डेबिट कार्ड पर आपको क्या है, आपको क्यों ब्याज दर नहीं देनी होती, क्योंकि आप अपना पैसा ही निकाल रहे हो। अब क्या है, आपको बैंक क्या है, ऋण की सुविधा भी देता है, यानी कि लोन की सुविधा भी देता है। ये लोन कैसे हो सकते हैं, आपके लिए व्यक्तिगत ऋण हो सकते हैं या फिर शिक्षा या एजुकेशन के लिए आप लोन ले सकते हो, घर के लिए लोन ले सकते हो, कार के लिए ले सकते हो, या घर का कोई भी सामग्री खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, या आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो भी आप लोन ले सकते हो। तो लोन के पर क्या है, आपसे बैंक क्या करता है, आपसे ब्याज लेता है और ब्याज की दर क्या करता है, आपके बैंक पर निर्भर करती है। तो ऋण का जो उद्देश्य है वह क्या है, आपको एक ऋण राशि देता है, उसका भुगतान आपको क्या है, एक अवधि में करना होता है। अब ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये कैसी, आपके निजी संस्थाएं भी हो सकती है या फिर सरकारी संस्थाएं भी हो सकती है। तो आपको क्या है, एक महीने की एक मासिक किस्त के आधार पर क्या है, आपको भुगतान, उसका ऋण का भुगतान करना होता है। तो आप जो ऋण का भुगतान कर रहे हो वह क्या है, एक महीने की महीने ईएमआई के द्वारा आप करते हो। ऋण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है, एक गारंटी या गारंटर देना होता है, आपको क्या करना होता है, एक बॉन्ड देना होता है, या फिर आपकी सावधि जमा, एनसीसी या भू संपत्ति, आभूषण, किसी भी रूप में ऋण धारक को आपको बैंक को देना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी से पैसा उधार लेकर आते हैं तो उस पर हम क्या है, गिरवी रखकर जैसे हम पैसा लेकर आते हैं, ऐसे ही बैंक क्या करता है, अपने पास एक गारंटी के रूप में क्या करता है, आपके आभूषण, भू संपत्ति की कागज, या फिर आपके क्या है, सावधि जमा राशि, या फिर आपके क्या है, कोई बॉन्ड है तो उसके आधार पर क्या कर देता है, आपको ऋण बैंक दे देता है। बैंक आपको क्या करता है, ई बैंकिंग की सुविधा भी देता है। ई बैंकिंग का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से क्या कर देते हो, आप लेन देन कर सकते हो। तो बैंक के जो खाते में आपके जो राशि
रखी है उसके माध्यम से क्या है आप अपना लेन देन करते हो। इसके लिए आपको बैंक खाते की शेष राशि का अगर पता लगाना है कि आपके पास कितना अकाउंट के अंदर बैलेंस बचा है, या फिर आपके चेक बुक, ड्राफ्ट आदि के लिए आपको आवेदन करना है, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना है आदि के लिए आपको ई बैंकिंग की सुविधाएं दी जाती है। या कोई आपको वस्तुओं की या सेवाएं आपको खरीदनी है, रेल या बस का या हवाई जहाज का आपको क्या करना है, हवाई यात्रा का आपको क्या करना है, टिकट खरीदना है, तो भी आप ई बैंकिंग के माध्यम से खरीद सकते हो। टेलीफोन, बिजली, पानी के बिल आदि के माध्यम से भी आप उसका भुगतान ई बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको बैंक या अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे आपका क्या है समय भी बच जाता है। तो आज हमने देखा कि हम हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर निवेश कर सकते हैं और कौन हमें जो यह वित्तीय संस्थाएं हैं यह हमें कौन कौन सी सुविधाएं हमें देती है। ये सारी सुविधाएं आपने अपने दैनिक जीवन में तो अवश्य ही देखी होगी कि एटीएम क्या है, आपके क्या है, कहाँ शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, या अन्य अन्य जगह पर जहाँ पर भी आप निवेश कर रहे हो। तो जब भी आप निवेश करो तो बस ये ध्यान रखो कि हमें जो भी हम हमारी धनराशि को निवेश कर रहे हैं वह क्या हो, हमारे लिए सुरक्षित हो और हमें क्या है जरूरत पड़ने पर हमारी राशि हमें क्या है वापस मिल जाए। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।